हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे 31 का क्वेश्चन। जो सीरीज चल रही है वो है आपकी +2 क्लास की भूगोल का सेकंड लेसन, जिसके तहत हम जनसंख्या के बारे में बात कर रही हैं। तो देखिए, किसी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि व ह्रास के प्रमुख परिणामों को स्पष्ट कीजिए। यानी कि किसी भी क्षेत्र में जो जनसंख्या वृद्धि होती है, उस जनसंख्या वृद्धि के ह्रास हो जाने से यानी कि कम होने के परिणाम बताने हैं। तो किसी देश की जनसंख्या वृद्धि वहाँ के आर्थिक विकास पर धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव डालती है। कैसे प्रभाव डालती है? देखिए, अगर जनसंख्या अधिक हो जाती है ना, तो क्या होता है, तो आर्थिक विकास जो है वो कम हो जाएगा, और अगर जनसंख्या वृद्धि जो है वो कम हो जाएगी तो आर्थिक विकास जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि से आपका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रभाव पड़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं देखिए कि कौन कौन सी समस्याएं होती हैं जो कि जनसंख्या के बढ़ जाने से हमारे सामने आती हैं। तो सबसे पहले है संसाधनों पर अत्यधिक भार आ जाना, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके ऊपर काफ़ी अधिक भार आ जाता है और उनका शोषण होना शुरू हो जाता है। उसके बाद है संसाधनों का तीव्र गति से ह्रास होना, यानी कि जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं वो काफ़ी तेज़ गति से उनका ह्रास होना शुरू हो जाता है, पतन होना शुरू हो जाता है, वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। जनसंख्या के भरण पोषण में कठिनाई आती है, क्योंकि जनसंख्या और बहुत अधिक हो जाएगी तो उनके खाने पीने की, रहने की सभी सुविधाओं में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है, क्योंकि जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस गति से हमारी सुख सुविधाएं नहीं बढ़ पाती हैं। उसके बाद है विकास की गति का अवरुद्ध हो जाना, और अधिक जनसंख्या वृद्धि हो जाने से या जनसंख्या अधिक हो जाने से जो विकास की गति है वो अवरुद्ध हो जाती है या रुक जाती है। यानी कि जनसंख्या से ये सारी की सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। उसके बाद है जनसंख्या के ह्रास के परिणाम। जनसंख्या मान लो कम हो जाए किसी कारण से, तो फिर क्या परिस्थितियाँ होती हैं? संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता, क्योंकि लोग कम होंगे तो संसाधनों का काफ़ी कम प्रयोग करेंगे। समाज की आधारभूत संरचना स्वयं ही अस्थिर हो जाएगी, क्योंकि जनसंख्या कम हो जाने से समाज की जो संरचना है वो बिगड़ जाती है। देश का भविष्य चिंता व निराशा में डूब जाता है। तो ये आपने देखे जनसंख्या के ह्रास के परिणाम। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताइए। यानी कि कहाँ कहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो है वो काफ़ी अधिक है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रही हैं? उच्च जनसंख्या घनत्व की। आपने जनसंख्या घनत्व पढ़ लिया था ना, एक प्रति वर्ग के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या घनत्व होगा उनके नाम बतानी है। तो विश्व में उन स्थानों को जहाँ जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है, यानी कि एक प्रति वर्ग में 200 व्यक्ति निवास करते हैं। इसका मतलब बहुत पास में लोग रहते हैं। उसके बाद है संघन आबाद या उच्च जनघनत्व वाले क्षेत्रों में सम्मिलित करते हैं। संसार के ऐसे 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग, दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया, नील नदी घाटी। तो ये वो सारे के सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे जनसंख्या घनत्व काफ़ी अधिक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 का, विज्ञान व प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता की है। यानी कि प्रौद्योगिकी ज़्यादा हो जाने से, विज्ञान के विकास करने से और प्रौद्योगिकी ज़्यादा हो जाने से जनसंख्या वृद्धि जो है उसमें सहायता की है इन्होंने। तो 3 बिंदुओं के रूप में इनका बताना है, या फिर जनसंख्या वृद्धि या नियंत्रण, दोनों परिस्थितियों में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका बतानी है। तो ऐसे परिस्थिति में हम देखते हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी ने कृषि और औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई और जनसंख्या में वृद्धि हो गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बल पर ही भयंकर बीमारियों व संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु जन मृत्यु दर पर नियंत्रण पा लिया गया। यानी कि विज्ञान ने काफ़ी उन्नति कर ली, जिससे भयंकर बीमारियां और संक्रमण आदि के ऊपर नियंत्रण पा के मृत्यु दर को कम कर दिया गया। उसके बाद है विज्ञान व प्रौद्योगिकी की उन्नति ने लोगों के रहन सहन की दशाओं में सुधार किया, उन्हें आरामदायक बनाया, जिससे जनसंख्या में वृद्धि हुई।
तो ये आपने देखा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से किस प्रकार से जनसंख्या के ऊपर प्रभाव डाला है। मानसून एशिया में जनसंख्या के उच्च घनत्व के प्रमुख कारण बताइए। यानी कि मानसून एशिया का मतलब है आपका वो वाला क्षेत्र। देखिए मानसून एशिया में आपका ऐसे भारत वाला क्षेत्र, उसके साथ साथ में ये वाले यहाँ वाले सारे के सारे देश, ये सारा का सारा क्षेत्र जो है वो मानसून एशिया में आता है। तो उस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व उच्च होने के कारण बताने हैं। तो इसमें आप देखिए इन क्षेत्रों में चीन, पता होगा आपको, ये भारत के बाद यहाँ पे चीन आता है ऊपर, उसके बाद भारत हो गया, बांग्लादेश यहाँ पर, जापान इधर, इधर नीचे सिंगापुर, इधर इंडोनेशिया व जावा, इसके पास में ही है जावा। तो ये प्रमुख द्वीप हैं। इन क्षेत्रों में मिट्टी उपजाऊ है। सबसे पहला कारण क्या है, यहाँ पे मिट्टी उपजाऊ होती है। जहाँ पे मिट्टी उपजाऊ होगी ना वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, इस कारण से वहाँ जनसंख्या घनत्व अपने आप ही ज़्यादा हो जाता है तथा वर्ष में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। तो दोनों ही परिस्थितियाँ जो होती हैं वो जनसंख्या के बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। उसके बाद है अनुकूल दशाओं के कारण चावल की 1 या 2-3 फसलें उगाई जा सकती हैं। यानी कि वहाँ की जलवायु चावल के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल है, इस कारण से वहाँ पर खाद्यान्नों की कभी भी कमी नहीं होती। और जहाँ पर खाद्यान्नों की कमी नहीं होती ना वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में लोग रहना पसंद करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कहीं कहीं तो जनसंख्या का घनत्व 400 से लेकर 800 व्यक्ति प्रति वर्ग भी मिल जाता है। जैसे कि आपका अभी हमने यहाँ पे बताया था सिंगापुर जो है ना वो संसार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला स्थान है। ये आपका जीके का क्वेश्चन भी बनता है, साथ में सिलेबस के अकॉर्डिंग भी होगा। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 35। जनसंख्या नियंत्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। यानी कि सरकार की तरफ से कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए। तो सबसे पहले है परिवार नियोजन कार्यक्रमों का विस्तार हो रहा है। यानी कि सरकार की तरफ से परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके बाद है अच्छे गर्भ निरोधकों का प्रचार व सरलता से उपलब्ध करवाना। यानी कि सरकार की तरफ से अच्छी क्वालिटी के गर्भ निरोधक प्रदान किए जाते हैं, साथ में उनको सरलता से उपलब्ध हों ऐसी व्यवस्था की गई है। शिक्षा विशेषकर स्त्रियों को शिक्षा का प्रचार किया जा रहा है। यानी कि महिलाओं को जनसंख्या नियंत्रण के बारे में काफ़ी अधिक शिक्षित किया जाता है, जिससे कि महिलाएं जनसंख्या नियंत्रण पे अपना ध्यान दे सकें और अधिक से अधिक जनसंख्या को बढ़ने से रोक सकें। तो ये सरकार की तरफ से किए गए कार्य हैं। उसके बाद आते हैं आपका 36 का क्वेश्चन है विश्व में जनसंख्या के वितरण व घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। ये आपने कॉपी में भी देखे थे, साथ में हम यहाँ पे बता रहे हैं भाई इनका एक्सप्लेन करके। तो देखिए विश्व में जनसंख्या वितरण असमान है, इस कथन के बारे में कौन से कारक जो हैं वो वितरण को प्रभावित करते हैं। यानी कि वो कौन कौन से कारक होते हैं जो जनसंख्या के वितरण पे अपना प्रभाव डालते हैं। तो विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। सबसे पहले होते हैं प्राकृतिक कारक। उसमें आपका आगा उच्चावच। उच्चावच क्या होता है, उच्चावच होता है कि जहाँ पर मानव निवास करता है वो स्थान कैसा है, वो स्थान पर्वत है, पठार है, मैदान है या नदी घाटियों में रहता है, किस प्रकार की भूमि के ऊपर वो निवास करता है। तो इस परिस्थिति को उच्चावच कहा जाता है। पर्वत, पठार अथवा उबड़ खाबड़ प्रदेशों में कम लोग रहते हैं क्योंकि वो स्थान लोगों के रहने के लिए सही नहीं होता, जबकि मैदानी क्षेत्रों में लोगों का निवास स्थान काफ़ी अधिक होता है क्योंकि इन क्षेत्रों में भूमि उर्वर होती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है और वहाँ पर कृषि की जा सकती है। इस कारण से लोग मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं। यही कारण है कि नदी घाटियाँ जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, हांगो आदि की घाटियाँ अधिक घनी बसी हुई हैं। वैसे आपने वो कहावत सुनी भी होगी कि नदियाँ जो होती हैं वो मानव सभ्यता का पालना है। यानी कि शुरुआत में मानव ने सबसे ज़्यादा जिस जगह को पसंद किया था रहने के लिए वो जगह थी नदी घाटियाँ। उसके बाद आपका नेक्स्ट हेडिंग आता है जलवायु। यानी कि जलवायु जो होती है वो काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है लोगों के निवास स्थान के लिए। अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडे भागों में कम जनसंख्या निवास करती है। यानी कि जो क्षेत्र ज़्यादा गर्म होगा या जो क्षेत्र ज़्यादा ठंडा होगा वहाँ पे लोग बहुत कम निवास करेंगे
क्योंकि वो निवास स्थान के दृष्टि से अगर देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा स्थान नहीं होता। अत्यधिक गर्म क्षेत्र और अत्यधिक ठंडे क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे बीमारियाँ ज़्यादा फैलती हैं, इस कारण से लोग उन क्षेत्रों में रहना पसंद नहीं करते और वहाँ पे कृषि वगैरह भी ढंग से नहीं हो पाती। ये विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि मरुस्थल हो गया, पहाड़ी क्षेत्र हैं। मानसून प्रदेशों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, जैसे कि एशिया के देश हो गए। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है मृदा। मृदा यानी कि मिट्टी। मिट्टी जो है वो उपजाऊ होगी तो लोग वहाँ पे ज़्यादा रहेंगे, कृषि अच्छी अवस्था में होगी। जनसंख्या के वितरण पर मृदा की उर्वरक शक्ति का काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्नों व अन्य फसलें अधिक पैदा की जा सकती हैं तथा प्रति हेक्टेयर उपज जो होती है वो काफ़ी अधिक होती है। क्योंकि अगर मिट्टी उपजाऊ होगी तो वहाँ पे प्रति हेक्टेयर उपज जो है वह अपने आप ही ज़्यादा होगी, और उपज जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे लोग कृषि करना और रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। इसीलिए नदी घाटियों की उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र अधिक घने बसे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आता है आपका खनिज क्षेत्र। विषम जलवायु पर भी उपयोगी खनिजों की उपलब्धता से लोग वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, जैसे कि आपके पठारी क्षेत्र। वैसे तो वो क्षेत्र रहने के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी वहाँ पे खनिजों की उपलब्धता के कारण लोग वहाँ पर बसने को तैयार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए सऊदी अरब के भीषण गर्मी वाले क्षेत्र में खनिज तेल मिल जाता है, इसी कारण से वो काफ़ी अधिक घना बसा हुआ है। कालगुर्डी और कालगुर्डी के गर्म जलवायु में सोने की प्राप्ति तथा अलास्का में तेल का कुआं उपलब्ध होने का कारण वहाँ पे लोग अधिक रहते हैं। उसके बाद आता है आपका वनस्पति। अधिक घने बसे वनों के कारण भी जनसंख्या अधिक नहीं पाई जाती, यानी कि जिन क्षेत्रों में ज़्यादा वनस्पतियाँ होंगी, जहाँ वन ज़्यादा होंगी ना, वहाँ पे लोग कम रहते हैं। लेकिन कोणधारी वनों की आर्थिक उपयोगिता अधिक होती है, क्योंकि वो लकड़ी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम होती है और उसकी कीमत भी बहुत अधिक होती है। इस कारण से वहाँ पे लोग रहना पसंद करेंगे, इसलिए लोग उन्हें काटने के लिए वहाँ पे बस जाते हैं। उसके बाद आता है आपका आर्थिक कारक। ये अभी आप देख रहे थे सारे के सारे भौतिक या प्राकृतिक कारक। अब आप देखोगे आर्थिक कारक कि वो कौन से कारक होते हैं जिसके कारण लोग वहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो देखिए आर्थिक कारकों में परिवहन का विकास। सबसे पहला हेडिंग जो है वो है आपका परिवहन का विकास। तो परिवहन के साधनों के विकास से लोग दूर के क्षेत्रों से परिवहन के बेहतर साधनों से जुड़ जाते हैं और विश्व के सभी परिवहन साधनों से जुड़े हुए क्षेत्र संघन आबाद होते हैं, यानी कि वहाँ पे लोग अधिक रहना पसंद करेंगे जहाँ पे परिवहन व्यवस्था अच्छी होती है, क्योंकि परिवहन जो होता है वो जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद है नगरीकरण। औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों और नगरीय क्षेत्रों की वृद्धि एक उच्च जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है, यानी कि नगरीकरण। नगरीकरण का मतलब होता है लोग गांव को छोड़ के शहरों की तरफ प्रवास कर जाते हैं, और औद्योगिक क्षेत्रों का मतलब होता है जहां पे कल कारखाने वगैरह ज़्यादा लगे हों, जिससे लोगों को रोजगार पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। तो इन सब कारणों से लोग नगर की ओर चलना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक हो जाता है। उसके बाद है आपका धार्मिक और सांस्कृतिक कारक। तो देखिए धार्मिक कारकों से लोग अपने देश छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को यूरोप छोड़कर रेगिस्तान में नया देश इजराइल बसाना पड़ा था। देखिए आपको याद होगा, हमने आपको 9th क्लास में बताया था कि किस प्रकार से जर्मनी के अंदर हिटलर ने यहूदियों पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किए थे। तो इस कारण से यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि क्या था, यहूदी जो थे उनका धर्म था ये, और इसी धर्म के कारण उनके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया गया था। तो धार्मिक कारणों से लोग अपने देश को छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसी बात जो थी वो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों के साथ हुई थी, और यूरोप महाद्वीप के अंदर से उन देशों को छोड़कर रेगिस्तान में एक नया देश बसाया था यहूदियों ने, जिसका नाम बाद में इजराइल हो गया था। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के कारण जनसंख्या का वितरण भी प्रभावित हुआ। नेक्स्ट कारक आता है आपका राजनीतिक कारक। किसी देश में गृह युद्ध होना, ऐसे आंती आदि भी जनसंख्या वितरण पर प्रभाव डालती हैं। उदाहरण के लिए फारस की खाड़ी का युद्ध
श्रीलंका में जातीय संघर्ष आदि के कारण जनसंख्या पलायन कर गई थी। तो ये आपने देखे यहाँ पर कि जो धार्मिक कारक होते हैं, जो सांस्कृतिक कारक हैं, जो राजनीतिक कारक हैं, वो किस प्रकार से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 37। 37 के बाद भी आगे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन ये रह जाते हैं। जो 37 से आगे के क्वेश्चन जो है ना, वो आपको कल करवाएंगे और कल ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप घर पे लॉकडाउन में रहते हुए ढंग से पढ़ाई कर रहे होगी, क्योंकि आप सबको पता है लॉकडाउन लंबा चलेगा। लगभग आपके स्कूल जो हैं वो शायद जुलाई के महीने में लगेंगी। तो तब तक आपको काफ़ी मन लगा के पढ़ना है, ताकि आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में आप अच्छा परिणाम दे सको। ये टाइम आपको दोबारा फिर कभी नहीं मिलेगा, इसीलिए बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको अब टाइम का अधिक से अधिक उपयोग में लाना है और मन लगा के पढ़ाई करनी है। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद।